नमस्कार, बहुत स्वागत आपका। मैं आपके साथ सचिन पाटिल। आप देख रहे हैं NH24/7। वक्त है दो प्रदेश खबर विशेष। शुरुआत करते हैं खबरों की। रायपुर में कार्टून फेस्टिवल 2025 का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, हरिभूमि INH न्यूज के प्रधान संपादक डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी शामिल हुए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कार्टून वॉच के रजत जयंती वर्ष और 29 साल पूरे होने पर बधाई दी। उन्होंने कहा कि कार्टून केवल मनोरंजन नहीं, समाज का दर्पण भी होता है। कार्टून एक सशक्त अभिव्यक्ति की विधा है। वहीं हरिभूमि INH न्यूज के प्रधान संपादक डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी ने कार्यक्रम को बस्तर में आयोजित करने का सुझाव दिया, जिस पर सीएम ने सहमति जताई। उन्होंने कहा कि बस्तर में अब शांति लौट रही है। जहां पहले गोलियों की आवाज आती थी, अब स्कूलों की घंटियां बज रही हैं। सुरक्षा कैंप खुल रहे हैं और नक्सलवाद के खिलाफ संकल्प सफल होगा। मुख्यमंत्री ने भरोसा दिलाया कि अगला आयोजन बस्तर में जरूर होगा। आज कार्टून वॉच परिवार के द्वारा कार्टून फेस्टिवल 2025 का आयोजन किया गया था, जिसमें हम सभी लोग पिछले साल की भांति आमंत्रित थे और इसके लिए हम कार्टून वॉच परिवार का आभार व्यक्त करना चाहेंगे। आज हम लोग जम्मू के एक प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट मनोज चोपड़ा जी, उनका सम्मान किए। लाइफ टाइम जो अवार्ड है कार्टून वॉच का, उससे सम्मानित किए, तो उनको भी बहुत बहुत बधाई है। गरिमा प्रदान करने के लिए मौजूद समारोह के मुख्य अतिथि हम सबके बेहद प्रिय सम्माननीय विष्णुदेव साय जी, जिनके साथ छत्तीसगढ़ की बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं, क्योंकि नक्सल उन्मूलन के संदर्भ में विष्णुदेव साय जी और विजय शर्मा जी की जुगलबंदी ने बड़ी उम्मीद जगा रखी है। तो ऐसे छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री तथा गृह मंत्री का दायित्व निभा रहे विजय शर्मा जी, जिनकी मोहब्बत, प्रेम, परिश्रम के चलते हम हर साल ऐसे आयोजन का हिस्सा बनते हैं। कार्टून वॉच के संस्थापक संपादक पीर बिश्ती बावर्ची त्र्यंबक शर्मा जी, जिनके सम्मान के लिए हम इस सभागार में मौजूद हैं जम्मू से, और आप सभी महानुभाव जो इस पारिवारिक आयोजन को गरिमा प्रदान करने के लिए मौजूद हैं। बड़े खास मौके पर हम यहाँ उपस्थित हुए हैं। छत्तीसगढ़ अपने रजत जयंती वर्ष में प्रवेश करने जा रहा है। सरकार के स्तर पर, संगठनों के स्तर पर, संस्थाओं के स्तर पर अलग अलग आयोजनों की रूपरेखा बन रही है, और ऐसे में कार्टून वॉच को हम उस आयोजन की शुरुआत का एक महत्वपूर्ण पड़ाव मानते हैं। वोट चोरी और SIR को लेकर छत्तीसगढ़ में नॉन स्टॉप राजनीति हो रही है। भाजपा और कांग्रेस फिर आमने सामने है। अब प्रदेश के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर विरोधाभासी होने का आरोप लगा रहे हैं, जिस पर दीपक बैज और भूपेश बघेल ने पलटवार भी किया है। आखिर क्या है यह पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। बिहार में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR पर देश भर में सियासत गर्म है। बिहार में 65 लाख से ज्यादा वोटर्स के नाम काटे जाने को लेकर विपक्ष सड़कों पर है, निर्वाचन आयोग कटघरे में है और सत्तारूढ़ दल बचाव में उतरा नजर आ रहा है। अब SIR की इसी प्रक्रिया को प्रदेश के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा छत्तीसगढ़ में लागू करने की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि एक तरफ कांग्रेस और राहुल गांधी मतदाता सूची में गड़बड़ी की बात करते हैं, तो दूसरी तरफ जब मतदाता सूची को ठीक करने के लिए निर्वाचन आयोग SIR करवाता है तो उसका भी विरोध करते हैं। हालांकि डिप्टी सीएम की इस मांग पर विपक्ष हमलावर है और PCC चीफ दीपक बैज से लेकर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी SIR की प्रक्रिया पर सवाल उठाते नजर आ रहे हैं। होना ही चाहिए, और मैं बहुत स्पष्टता से बार बार कह रहा हूं, राहुल गांधी जी को दो अलग अलग बातें नहीं करनी चाहिए जो विरोधाभासी है। आप एक जगह कह रहे हैं कि मतदाता सूची में गड़बड़ी है, मतदाता सूची में गड़बड़ी उन्होंने कहीं पर निकाला। हमने भी बताया कि यहाँ पर इन लोग जब थे तब भी मतदाता सूची में गड़बड़ी थी। मतदाता सूची में गड़बड़ी को ठीक करने के लिए इलेक्शन कमीशन SIR करती है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन करती, विशेष गहन पुनरीक्षण करती। देखिए, अब विजय शर्मा जी 20 लोगों का नाम लेकर बड़ा दावा कर रहे हैं, जबकि
पूरे प्रदेश में मैंने कहा बहुत सारे जगह में चुनाव आयोग के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी फर्जीवाड़ा किया है। और विजय शर्मा जी हम पे आरोप लगा रहे, क्या चुनाव आयोग पे राज्य सरकार का कंट्रोल है? क्या चुनाव आयोग पे तो केंद्र सरकार का कंट्रोल है और सीधा सीधा भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग का गठबंधन है। SIR कराए ना, पहली बात तो यही, विजय शर्मा जी SIR कराना तो निर्वाचन आयोग का काम है। और वो जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट में जो फैसले आए तो चुनाव आयोग का नट बोल्ट ढीला हुआ, नहीं तो आधार कार्ड को शामिल ही नहीं कर रहे थे। SIR से किसी को कोई तकलीफ नहीं है। बिहार के बाद पश्चिम बंगाल में निर्वाचन आयोग ने SIR की तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसके बाद देश के कई और राज्यों में इस प्रक्रिया को लागू करने की तैयारी है और इसी बीच छत्तीसगढ़ में भी SIR को लेकर जंग तेज होती नजर आ रही है। ऐसे में अब निर्वाचन आयोग इस मांग पर क्या फैसला लेता है, ये देखना दिलचस्प होगा। गौरव शर्मा, INS 24/7 रायपुर। चलिए नेपाल से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। नेपाल के अंतरिम प्रधानमंत्री बन गई हैं सुशीला कार्की। राष्ट्रपति भवन में प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। नेपाल की पहली महिला चीफ जस्टिस भी रह चुकी हैं कार्की। सुशीला कार्की के साथ 3 और मंत्रियों ने शपथ ली है। नेपाल में तख्ता पलट के 3 दिन बाद यह फैसला लिया गया है। आर्मी, राष्ट्रपति और जेनजी नेताओं की बैठकों के बाद यह फैसला लिया गया है। नेपाल में सोशल मीडिया बैन और भ्रष्टाचार के खिलाफ तख्ता पलट हुआ था। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं पड़ोसी देश नेपाल से। तो नेपाल को चीफ जस्टिस रही कार्की, प्रधानमंत्री बन गई है, शपथ ले ली है। भारत में पढ़ाई की है इन्होंने, अंतरिम प्रधानमंत्री बन गई हैं। भ्रष्टाचार के खिलाफ और सोशल मीडिया बैन के खिलाफ तख्ता पलट हुआ था, जेनजीज ने किया था। चलिए इस खबर लोगों के जानकार ब्रह्मदीप अलुन्ने से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, तो नया प्रधानमंत्री, अंतरिम प्रधानमंत्री नेपाल को मिल गया है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि सुशीला कार्की, सबसे पहले आप ये बताइए कि भारत के लिए इनका प्रधानमंत्री बनना कैसा होगा? देखिए, नेपाल आंदोलन के बाद एक नई सुबह हुई है। एक ऐसा व्यक्ति जिस पर युवाओं का विश्वास है और एक व्यक्ति जिसने नेपाल में सुधार के लिए कुछ किया था। तो सुशीला कार्की का इस दौर में देश का प्रधानमंत्री बनना बहुत अच्छी खबर है, इसलिए भी क्योंकि वो भारत में पढ़ी लिखी है, इसलिए भी क्योंकि वो युवाओं की पसंद है। और सबसे बड़ी बात है कि उनके जब वो मुख्य न्यायाधीश थी उस दौर में एक जो मंत्री थे उन पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा और उसके बाद महाभियोग लगाया गया था ये ओली की सरकार के द्वारा। जाहिर सी बात है, नेपाल जिस दौर से गुजरा है या सरकारों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे, न्यायपालिका पर आरोप लगे, कार्यपालिका पर आरोप लगे, उस समय में एक ईमानदार नेतृत्व की तरफ पूरा नेपाल देख रहा था। और जाहिर सी बात है, सुशीला कार्की पर मोहर लगना थी। यह न केवल नेपाल के लिए ठंडी हवा का झोंका है, एक अच्छी सुबह है, लेकिन भारत के लिए भी ये एक अच्छी खबर है, क्योंकि भारत के प्रति उनके बहुत अच्छे विचार है। प्रधानमंत्री मोदी के प्रति वो अपने विचार व्यक्त कर चुकी है और आने वाले समय में निश्चित तौर पर भारत और नेपाल के संबंध मजबूत होंगे। बिल्कुल ब्रह्मदीप जी, उन्होंने अभी हाल ही में कहा भी था कि उनका प्रधानमंत्री को लेकर जो प्रभाव है वो अच्छा है, वो उसे अच्छा मानती हैं। जी बिल्कुल, देखिए चूंकि भारत और नेपाल के ऐतिहासिक संबंध हैं, अब आध्यात्मिक तौर पर मजबूत संबंध है, रोटी बेटी का व्यवहार है। उसके साथ ही साथ नेपाल जो है भारत के 5 राज्यों से मिलता है, पश्चिम बंगाल, आप सिक्किम ले ले, उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल, बिहार, तो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है नेपाल। और ओली के शासनकाल में भारत और नेपाल के संबंध निम्नतर स्तर पर इसलिए चले गए थे क्योंकि ओली की नीतियां चीन की ओर झुकती थी। ओली इवन न केवल चीन की ओर वैदेशिक नीतियां झुक रही थी, लेकिन ओली अपने देश में भी लोकतंत्र को
चीन की जन पार्टी के तौर पर या साम्यवादी दल के तौर पर चलाना चाहते थे। यही कारण है कि जो तानाशाही व्यवहार नेपाल में पनप रहा था, उससे लोगों में गुस्सा फूटा और अब ओली के जाने के बाद और सुशीला कार्की के देश का नेतृत्व संभालने के बाद न केवल एक ईमानदार सरकार की स्थापना हुई है, इसके साथ ही साथ शासन में पारदर्शिता आएगी, लोगों की समस्याओं का हल होगा। निश्चित तौर पर इसका फायदा नेपाल को भी मिलेगा, भारत को भी मिलेगा। लेकिन डॉक्टर साहब ये भी जानना चाहेंगे आपसे कि नेपाल की स्थिति अभी बहुत अच्छी नहीं है, चाहे आर्थिक स्थिति को देख लो या किसी और तरीके से हम बात कर लें। नेपाल में अभी बहुत सारी समस्याएं हैं, इतना बड़ा आंदोलन हुआ, बहुत बड़ा चैलेंज रहेगा। किस तरीके से संभालेंगी, कैसे भागदौड़ संभालेंगी और आगे लेकर के जाएंगी और स्थिति को सामान्य करेंगी? नेपाल में संसाधनों की कमी नहीं है। नेपाल और भारत के बहुत अच्छे संबंध है। नेपाल में भारत बहुत मदद करता है, वहाँ पर बहुत सारी परियोजनाओं की जरूरत है, वहाँ पर ऐसे संस्थानों की जरूरत है जिससे लोगों को रोजगार मिले और उनको खाड़ी के देशों में युवाओं को नहीं जाना पड़े। तो नेपाल की मूल समस्या शासन में पारदर्शिता की है, जो कि पारदर्शिता खत्म हो गई थी। दूसरी बात है, नेपाल की एक और अहम समस्या यह रही पिछले कुछ सालों में कि नेपाली कांग्रेस, ओली और प्रचंड, ये तीनों मिलकर चुनाव अलग अलग दलों से लड़ते थे, लेकिन जब चुनाव परिणाम आते थे तो ये एक दूसरे से मिलकर सरकार बना लेते थे और यही कारण है कि लोगों का नेपाल के प्रति अविश्वास जागा। तो ऐसे में जबकि अब न तो ओली है, न ही नेपाली कांग्रेस है और न ही प्रचंड है, अब एक नया नेतृत्व आया है, तो नया नेतृत्व न केवल लोगों के साथ चलेगा लेकिन युवाओं के लिए रोजगार के अवसर भी ढूंढेगा। और एक बात तो समझने की जरूरत है सचिन जी, जब नया नेतृत्व आता है, रचनात्मक नेतृत्व होता है, ईमानदार होता है, स्वच्छ प्रशासन होता है, तो किसी भी देश की समस्या का समाधान हो सकता है और निश्चित तौर पर आने वाले समय में नेपाल की समस्याओं का समाधान होगा और उसमें भारत की महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। जी डॉक्टर साहब, उम्मीद तो यही है। जानकारी के लिए और हमसे बात करने के लिए आपका फिलहाल बहुत धन्यवाद। मध्य प्रदेश की राजनीति में चल रही चर्चाओं के बीच आज कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह का सोशल मीडिया पोस्ट चर्चा में है। दिग्विजय सिंह ने अपने पोस्ट में कमलनाथ के साथ अपने संबंधों को लेकर सफाई दी है। उन्होंने लिखा है कि उनके और कमलनाथ के बीच कोई मनभेद नहीं है, दोनों के बीच लगभग 50 सालों से पारिवारिक संबंध रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह गुरुवार को दिल्ली में कमलनाथ के आवास पर पहुंचे थे। दोनों नेताओं के बीच बंद कमरे में लंबी चर्चा हुई। लंबे समय बाद हुई इस मुलाकात की जानकारी दिग्विजय सिंह ने सोशल मीडिया के जरिए साझा की। दिग्विजय सिंह ने कमलनाथ के साथ तस्वीर जारी करते हुए सोशल मीडिया पर लिखा कि कमलनाथ से हुई मुलाकात के बाद दिग्गी का ट्वीट, 50 सालों के पारिवारिक संबंधों की दी दुहाई, राजनीतिक उतार चढ़ाव का किया जिक्र, एकजुट होकर लड़ाई का दोहराया संकल्प, मतभेद स्वीकारे या मनभेद को नकारा, फिर से सामूहिक नेतृत्व में सियासी लड़ाई का किया जिक्र। दिग्विजय सिंह के ये सोशल मीडिया पोस्ट सियासी गलियारों में चर्चा में है। दरअसल कुछ दिनों पहले ही दोनों नेताओं के तल्खी देखने को मिली थी। दोनों नेताओं ने मार्च 2020 में कमलनाथ सरकार गिरने की वजह एक दूसरे को बताया था। एक इंटरव्यू में दिग्विजय सिंह ने कहा था कि तत्कालीन मुख्यमंत्री कमलनाथ ज्योतिरादित्य सिंधिया की विश पूरी नहीं कर सके, लिहाजा वो नाराज हुए और सरकार गिर गई, जिसका जवाब देते हुए कमलनाथ ने भी ट्वीट किया था। कमलनाथ ने लिखा था सोशल मीडिया पर, पुरानी बातों को उखाड़ने का कोई फायदा नहीं है। सिंधिया को लगा कि सरकार दिग्विजय सिंह चला रही है। इसी नाराजगी में उन्होंने कांग्रेस के विधायकों को तोड़ा और सरकार गिरा दी। यानी दोनों ही नेताओं ने कांग्रेस सरकार गिरने का ठीकरा एक दूसरे पर फोड़ा था, जिसके बाद दोनों के बीच संबंधों में आई तल्खी की चर्चाएं तेज हो गई थी। हालांकि इस दौरान पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने भी वही बात कही थी जो आज दिग्विजय सिंह ने अपनी पोस्ट में लिखी है। दोनों बड़े भाई छोटे भाई हैं, दोनों का एक अपनत्व है, प्रेम है, प्यार है, मोहब्बत है, दोनों की एक केमिस्ट्री है। लोगों को कैसे चर्चा करवाए और उनके पास ये कला है। तो आप उनकी चिंता मत करो कि कौन सी लिस्ट थी और किसने क्या कहा। वो तो आप लोग जनसंपर्क के हिसाब से लगे थे इधर उधर, तो आपको लाइन पे लाए हैं कि ये भी बात है। तो मैं समझता हूँ कि पुरानी बातों का कोई औचित्य नहीं है, जो चली गई हमें तो भविष्य दे।
इससे पहले भी दोनों नेताओं के बीच मतभेद देखे गए हैं, जिसे कपड़ा फाड़ सियासत नाम दे दिया गया था। बाद 2023 के विधानसभा चुनाव में टिकट वितरण के दौरान भी दोनों नेता एक दूसरे के कपड़े फड़वाने पर उतारू हो गए थे। राजनीतिक जानकारों की माने तो कांग्रेस के दोनों ही सीनियर लीडर राजनीति के मंझे हुए खिलाड़ी हैं, जिसका एहसास वो कराते रहते हैं। लेकिन इस बार दिग्गी ने ही फिर से सुलह की शुरुआत की है। INS 24/7 के लिए भोपाल से अंकुश मौर्य की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में सबके लिए आवास के संकल्प को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाते हुए छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल ने बीते 6 महीने में वो कर दिखाया है जो पिछले 5 सालों में एक स्थिर औसत बना हुआ था। छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल ने अध्यक्ष अनुराग सिंह देव के नेतृत्व में ऐतिहासिक कीर्तिमान रचा है। दरअसल पिछले 5 वर्षों में मंडल ने औसतन 1387 संपत्तियां प्रतिवर्ष बेची, जिनकी कुल वार्षिक कीमत लगभग 262 करोड़ रुपए रही। वहीं 1 मार्च 2025 से 31 अगस्त 2025 मात्र 6 माह में मंडल ने लगभग 2230 संपत्तियों का विक्रय किया है, जिसका कुल मूल्य लगभग 435 करोड़ रुपए है, जिसमें विभिन्न नवीन योजनाओं जैसी अटल विहार योजना और सामान्य आवास योजना में बेची गई संपत्तियां शामिल हैं। ये आंकड़े मंडल के कार्यों की पारदर्शिता को दर्शाता है। इस उपलब्धि पर मुख्य संपदा अधिकारी सुनील कुमार सिंह ने विस्तार से जानकारी दी। छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल द्वारा 1 मार्च 2025 से लागू किया गया। इसमें मात्र 6 माह में छत्तीसगढ़ की जनता के द्वारा 1160 मकान, जिनका मूल्य लगभग 176 करोड़ है, इसका लाभ लिया गया है अभी तक। और साथ ही में अटल आवास योजना, नया रायपुर मुख्यमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना और सामान्य आवास योजनाओं में लगभग 1070 मकान बिके हैं, जिनका मूल्य 269 करोड़ है। चलिए बैतूल से आपको खबर बताते हैं, जहां PNB में 2.5 लाख की चोरी का मामला सामने आया। टेबल के नीचे से बैग गायब किया गया। ये घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। सीसीटीवी में चोर कैद हुआ। गंज थाना क्षेत्र के PNB की ये घटना है, जिसे आप अपने टीवी स्क्रीन पर अभी देख रहे हैं। बैतूल से ये खबर है। ये देखिए, तस्वीर देखिए आप, किस तरीके से बिल्कुल शातिराना अंदाज में यहां चोरी की गई। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला INS 24/7 पर लगातार जारी रहेगा। नमस्कार।